हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, और इसमें जो हम टूल्स या टेक्निक्स पढ़े थे उसका नाम था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और कंपैरेटिव जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसके हमने फॉर्मेट के बारे में विचार किया था। आज मैं उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल लेके आया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रैक्टिकल क्या कह रहा है कि प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फिगर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं नोट नंबर 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016। इसमें 2 ईयर दे रखे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 16 यहाँ लिख देते हैं और 15 यहाँ लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो करंट ईयर है वो 16 मानेंगे और प्रीवियस ईयर 15 मानेंगे। तो मतलब करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से तुलना करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा है तो आप जब फॉर्मेट बनाओगे तो चेंजेस करोगे, पहले 50 लिखोगे बाद में 16 लिखोगे। अभी तो फॉर्मेट सही दे रखा है इन्होंने, कई बार 16 पहले देता है 15 बाद में देते हैं, तो आपको तो 16 बाद में लिखना है और 15 पहले लिखना है। तो हमने क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस और टैक्सेस। मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसको बेस मानकर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर हेडिंग के लिखते हैं अपन कंपैरेटिव। कंपैरेटिव आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हेडिंग क्या लिखेंगे, वर्ष के अंत में बनाते हैं, तो फॉर द ईयर एंडिंग आएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड 16, 2 साल का आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहला कॉलम किसका आता है, पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर का, फिर करंट ईयर, वो सॉरी प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, एब्सोल्युटली चेंज, और लास्ट में परसेंटेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, नोट नंबर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का हमारा दे रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 31 मार्च 2015, ये तो रुपीस का साइन, और ये 31 मार्च 2016, और यहाँ पर हम बात करेंगे एब्सोल्युटली चेंज, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज, जो इंक्रीज या डिक्रीज की बात बताएगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को। अब देखो इसमें कोई नोट नंबर नहीं है, अगर नोट नंबर होता तो इसका मतलब उस आइटम्स की डिटेल काफी नीचे होती नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इसका मतलब जो आपको देखा वैसे वैसे था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर कितनी की थी, 15 में 50 लाख थी और 16 में कितनी 60 लाख। फिर आपके पास अदर इनकम है, क्या जो इन्फॉर्मेशन है वही लिखेंगे। तो अदर इनकम है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम कितने लाख की थी, 4 लाख और 5 लाख की। आगे की अपन बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लें। तो यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे, तो थर्ड का मतलब हमारे पास टोटल रिवेन्यू जाएगी, और रिवेन्यू को मैंने आपको क्या बताया था, इनकम भी बोलते हैं। तो यह कैसे आएगी, फर्स्ट प्लस सेकंड से। तो जैसे ही हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम करेंगे तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आएगी नहीं आएगी। तो टोटल रिवेन्यू का मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करा है किसको, टोटल इनकम को। तो अब हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 54 था, 54 लाख आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम चौथे की बात करेंगे, तो चौथा किसको बता रहे हैं, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी और अदर एक्सपेंसेस भी। तो पहला क्या लिख देंगे हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है, 25 लाख का, और ये कितना आ रहा है, 35 लाख। फिर बात किसकी हो रही है, बी में अदर एक्सपेंसेस।
अदर एक्सपेंसेस ये कितने लाख का है? 3 लाख का, और ये 7 लाख का। और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल करते ही 28 लाख आ जाएगा, और ये 42 लाख आ जाएगा। अब बात किसकी होगी? पांचवी की। तो पांचवा हमारा क्या बताएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कैसे आएगा? थर्ड में से क्या लेस करके फोर्थ। मैंने आपको बताया था कि थर्ड वाला जो पोर्शन होता है वो इनकम का होता है, और फोर्थ वाला फोर एक्सपेंसेस होता है। इनकम हुई थी 54 लाख की, और इधर कितनी हुई थी? 65 लाख। तो 54 लाख में से 28 लाख जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ का मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स में, क्योंकि इस अमाउंट पर हमें गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। तो हम कैसे निकालें? थर्ड माइनस फोर्थ। तो थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इनकम को। और फोर्थ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक्सपेंसेस को। ये जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस। ये होल्ड करता है, ये जो डिफरेंस है वो क्या होल्ड करता है? प्रॉफिट को। तो हमारी जो इनकम है, तो अगर हम बात करें 2015 में, कि 2015 में अगर हम इनकम की कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो हमारी जो इनकम है वो कितनी हो रही? 54 लैक्स हो रही, और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो 28 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और यहाँ पे 4 है, 4 में से गया तो 2, तो 26 आएगा। तो उसका मतलब यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 26। और यहाँ पे 65 है, 65 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 65 में से 42 गए तो यहाँ पे 23 जाएंगे। अब 23 में से हम गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? तो यहाँ पे 6 नंबर आएगा, लेस क्या कर देंगे? टैक्स। अब दोनों की टैक्स रेट सेम आ रही, ऐसा तो है नहीं कि 15 इयर्स की अलग आ रही और 16 की। तो जब दोनों की टैक्स रेट सेम आ रही, तो अब 26 जो है 1000, उसका कितना परसेंट निकालेंगे? 30%। तो 26 लाख जो है इसका 30% निकालेंगे। 0 से 0, तो 2600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 0 0 0 0, 12 की 2, 7, तो 7,20,000 आ जाएगा। कितना जाएगा? 7,20,000। जगह कम इसलिए मैं ऐसे लिखा 7,20,000। अब जैसे यहाँ पे 23 लाख से इसका हम 30% निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 से। 0 0 0 9 और 6, तो 6,90,000 आ जाएगा। कितना जाएगा? 6,90,000। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेवंथ में। तो सेवंथ में हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर टैक्स आएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा कि फिफ्थ में से 6 जाएगा। फिफ्थ में से 6 क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो प्रॉफिट था बिफोर टैक्स था, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स जो लेती है वो प्रॉफिट पे लेती है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसमें से हमने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो हमने जो इनकम कमाई उसमें से तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को कितना परसेंट टैक्स दिया? एट द रेट 30%। तो दोनों ईयर में सेम दे रहे, फिर उसमें घटाने के बाद जो आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे जो 26 लाख थे उसमें से 7,20,000 जाएंगे, तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आएगा? 15 15 में से 7 में 18, तो कितना आ गया? 1,88,000 आ जाएगा। और ये 1,70,000 है। कितना आ जाएगा? 1,70,000 आ जाएगा। तो इस तरह हम फॉर्मेट बनाए। अब हम कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव जब इनकम स्टेटमेंट बनाते तो हर आइटम्स का अलग से कंपेयर करते। तो यहाँ पर इसकी इससे कंपेयर करेंगे। इसमें आपको पहले भी एक नंबर बताए थे, भूल गए। यहाँ पे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4। ये 500 कैसे आएगा? 4 - 3 से। और 5/4, 5/3 मल्टीप्लाई 100, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। तो 6 को कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्युटली चेंज आ रहा है वो
करंट मतलब जो एब्सोल्युटली चेंज आ रहा था वो प्रीवियस ईयर की फिगर में डिवाइड करके तो निकालेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर की, क्योंकि हम क्या करें कि करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से तुलना करें, तो हम ये देखना चाहते हैं कि करंट ईयर में जो चेंजेस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, उसी की तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 50 लाख है और यहाँ पे 60 लाख है, तो कितने का चेंज हो रहा है 10 लाख का, तो कितना परसेंट चेंज हो गई 20%, क्योंकि बेस किसको मानेंगे 50 लाख को, तो हम क्या लिखेंगे कि भैया 10 लाख का चेंज प्लस में हो रहा है और यहाँ पे 50 लाख, और जैसे ही डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 20% आएगा, तो 20% का मतलब 20%, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस में 1 लाख, तो ये कितना परसेंट इंडिकेट कर रहा है 25%। फिर यहाँ पर आ जाओ, एब्सोल्युटली चेंज कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 65 में से 54 गए 11 लाख, कितने का रहा है 11 लाख, कितना परसेंट आएगा, तो यहाँ पर जो 11 लाख है बात किसका लगेंगे 54 लाख, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो 3 3 3, तो ये 0 आ गया, इसमें भाग लगा दो 54, कितनी बार जाएगा 54 को 2 से करेंगे 8, तो एक बार जाएगा 54 में कितना रहेगा ये 6, और यहाँ पे 10, सॉरी 54 को मल्टीप्लाई 2 से करते तो 8 होता है, तो उसका मतलब 2 बार तो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे किसकी, हमने बात की थी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, फिर हम बात कर रहे थे टोटल एक्सपेंसेस की, तो मैंने आपको यहाँ पे सारी परसेंटेज लिख दी, तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे रेवेन्यू आ रही है 54 लाख की और यहाँ पे कितना है 65 लाख की, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है और परसेंटेज इसको बेस मानना है, तो इस तरह अपन यहाँ करेंगे, यहाँ पे 25 लाख है, यहाँ पे 35 लाख है, तो कितना आ रहा है 10 लाख, प्लस में आ रहा है तो कितना परसेंट आ गया 40%, यहाँ 3 है यहाँ पे 7 है, 4 लाख आ रहा है, तो 3 लाख से ज्यादा इसलिए 133.33% हो गया। फिर हम बात कर रहे थे टोटल एक्सपेंसेस की, इधर 28 है इधर 42 है, तो 14 लाख प्लस में 50% हो गया। अब बात किसकी होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो हमने इनकम में से एक्सपेंसेस लेस की, तो इसका प्रॉफिट तो आ रहा था 26 लाख का, इसका 23 लाख का, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि करंट ईयर में जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से 3 लाख कम आ रहा है, 3 लाख कम आएगा तो उसकी परसेंटेज भी क्या होगी डाउन होगी, नहीं होगी, तो इस तरह हम क्या करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे बात समझ में कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हमारी करंट ईयर की आइटम्स है उसके प्रीवियस ईयर की आइटम से हम क्या करें कंपैरिजन करें, और ध्यान रखना कि हर आइटम की अलग अलग आइटम से क्या किया जाएगा कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब इसकी इससे तो इसकी इससे और इसकी इससे और इसकी इससे, तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे अलग अलग आइटम्स का अलग अलग कंपैरिजन करेंगे, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं।